नमस्कार, रात के 10 बज चुके हैं। आपके साथ हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। वक्त हो गया है आपके अपने शो घंटी बजाओ का। घंटी बजाओ मतलब जनता की आवाज है ये। और आज जनता पूछ रही है कि महाराष्ट्र के बड़े मंत्री के दाऊद से रिश्तों का आखिर सच है क्या। देखिए, आरोप यह है कि महाराष्ट्र की उद्धव सरकार में मंत्री नवाब मलिक ने डी कंपनी मतलब दाऊद के गुर्गों के साथ एक जमीन का सौदा किया। इस सौदे में हुए लेन देन को लेकर ही प्रवर्तन निदेशालय मतलब ईडी ने नवाब मलिक पर न सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया, बल्कि उसी आरोप में आज नवाब मलिक की गिरफ्तारी हो चुकी है। नवाब मलिक को 8 दिन की ईडी रिमांड में भेज दिया गया है, मतलब 3 मार्च तक फिलहाल नवाब मलिक को ईडी रिमांड में भेज दिया गया है। नवाब मलिक की पार्टी है एनसीपी और महाराष्ट्र सरकार में शामिल शिवसेना और कांग्रेस इस गिरफ्तारी को बदले की कार्रवाई बता रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी है। बीजेपी नवाब मलिक के इस्तीफे की मांग कर रही है। अब सवाल यह है कि यह सियासी लड़ाई है, क्या इस सियासी लड़ाई में सच सामने आ पाएगा? क्या सरकार चलाने वालों पर जनता का भरोसा बना रह पाएगा? हमारी ये रिपोर्ट देखिए और 8422840000 पर घंटी जरूर बजाइएगा। महाराष्ट्र सरकार के कैबिनेट मंत्री को गिरफ्तार किया गया है। गौरतलब है कि उद्धव ठाकरे सरकार के ये दूसरे बड़े मंत्री हैं अनिल देशमुख के बाद जिनको गिरफ्तार किया गया है। आप देखिए, नवाब मलिक मुट्ठी दिखाते हुए, हाथ दिखाते हुए ईडी दफ्तर से निकल रहे हैं। आरोप है कि इकबाल कास्कर ने अपने बयान में किसी जमीन के परचेसिंग को लेकर एक बात कही है जिसमें नवाब मलिक का नाम सामने आ रहा है। ईडी उसी को वेरीफाई कर रही है। आपने अंडरवर्ल्ड का खेल शुरू किया है। तो क्या आप जानते नहीं थे सलीम पटेल कौन है? नवाब मलिक अंडरवर्ल्ड का हाइड्रोजन बम मुंबई में गिराएगा। अब उन्होंने एक फुलझड़ी जलाई है तो बम तो फूटेगा। किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं कि नवाब मलिक किसी अंडरवर्ल्ड से जुड़ा हुआ है। ये कभी उंगली भी उठाकर मेरे तरफ दिखा सके। 5 प्रॉपर्टीज जिनमें से 4 में तो 100% अंडरवर्ल्ड का एंगल। अरेस्ट किया है लेकिन डरेंगे नहीं, लड़ेंगे और जीतेंगे। महाराष्ट्र की सियासत में दिवाली से शुरू हुई बमबाजी होली आते आते एक नया रंग ले चुकी है, क्योंकि जिस तरह उत्तर प्रदेश के चुनाव के बीच यूपी से रिश्ता रखने वाले उद्धव सरकार के मंत्री और एनसीपी के कद्दावर नेता नवाब मलिक को गिरफ्तार किया गया है, उसे लेकर महाराष्ट्र से यूपी तक हंगामा मच गया है। भाई आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जिस समय घबराती है इस तरह की एजेंसियों को सामने ला करके लोगों को अपमानित करती है, झूठे मुकदमे लगा करके जेल भेजती है। ये इलेक्शन के दौरान इलेक्शन को मैनिपुलेट करने के लिए, वोटर्स को पोलराइज करने के लिए इस तरह के हथकंडे अपनाते हैं। ये बीजेपी के कार्यकर्ता हैं जिन्होंने नवाब मलिक की गिरफ्तारी के बाद कुछ इस तरह आतिशबाजी करके जश्न मनाया। यही वजह है कि महाराष्ट्र सरकार में शामिल कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी के नेता ये सवाल उठा रहे हैं कि ये गिरफ्तारी आरोपों और सबूतों के आधार पर हुई या फिर बदले की राजनीति की वजह से। राजनीतिक बदले की भावना क्या है सबको मालूम है। पूरा देश देखता है, पूरा देश जानता है ये क्या हो रहा है महाराष्ट्र के बारे में, पश्चिम बंगाल के बारे में, झारखंड के बारे में। तो अब ये कानून की लड़ाई है। दुख की बात ऐसी है कि ना नोटिस आई ना कुछ आया। महाराष्ट्र के एक मंत्री को डायरेक्टली ईडी के ऑफिस में लेके गए। ये महाराष्ट्र का अपमान है। राजनीति इतने नीचे स्तर पर जा सकती है, ये बड़ी ही निराशाजनक और गलत बात है। पूरे देश में या महाराष्ट्र में जो भी आज चीजें दिखाई दे रही है वो उचित नहीं है। अब सवाल ये है कि क्या विपक्ष के ये आरोप भी सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी हैं? क्योंकि नवाब मलिक को जिस आरोप में गिरफ्तार किया गया है वो बेहद गंभीर है।
प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से जारी किए गए इस अरेस्ट ऑर्डर को देखिए। इसमें साफ लिखा है कि नवाब मलिक को मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम 2002 के प्रावधानों के तहत दंडनीय अपराध का दोषी पाया गया है, इसीलिए उन्हें गिरफ्तार किया गया। अरेस्ट किया है, लेकिन डरेंगे नहीं, लड़ेंगे और जीतेंगे। नवाब मलिक जिन्होंने बहुत बड़ा बयान दिया है कि उनको गिरफ्तार किया गया है, लेकिन वो डरने वाले नहीं है। उन्हें जेजे अस्पताल ले जाया जाए, बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक, जिनको सुबह सुबह ईडी उनके घर से उठाई थी, ईडी दफ्तर लाई थी, अब कुछ घंटों की पूछताछ के बाद उन्हें अपने साथ मेडिकल के लिए लेकर गई है। खुद नवाब मलिक का कहना है कि उनको गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी से पहले करीब 8 घंटे तक ईडी दफ्तर में नवाब मलिक से पूछताछ की गई। नवाब मलिक का आरोप है कि समन भेजकर बुलाने के बजाय ईडी के अधिकारी सुबह सुबह जबरदस्ती उन्हें उठा कर ले गए। नवाब मलिक पर इस कार्रवाई की वजह बना दाऊद के भाई इकबाल कासकर का पुलिस को दिया बयान। आरोप है कि इकबाल कासकर ने अपने बयान में किसी जमीन के परचेसिंग को लेकर एक बात कही है, जिसमें नवाब मलिक का नाम सामने आ रहा है। ईडी उसी को वेरीफाई कर रही है। आज करीब 5 बजे ईडी के अधिकारी नवाब मलिक के कार्यालय पहुंचे और वहां जाने के बाद कुछ पूछताछ की, बातचीत की और फिर नवाब मलिक से कहा गया कि वो जांच में सहयोग करें और उनके साथ ईडी कार्यालय आए और फिर उन्हें ईडी के कार्यालय लाया गया। ईडी का आरोप है कि नवाब मलिक पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे थे, इसीलिए उन्हें गिरफ्तार किया गया। लेकिन गिरफ्तारी के वक्त नवाब मलिक जब ईडी दफ्तर से बाहर निकले तो उनकी बॉडी लैंग्वेज कुछ और ही कह रही थी। जिस तरह उन्होंने मुट्ठी बांधकर हाथ उठाया, ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई बड़ी जीत हासिल करके निकले हों। इसके बाद बाहर निकलते हुए वो लगातार हंसते रहे। हालांकि इसके उलट जब नवाब मलिक को मेडिकल के लिए ले जाया जा रहा था, तब उनसे मिलने पहुंची बहन और बेटी की आंखों में आंसू दिख रहे थे। वहीं नवाब मलिक से ईडी की पूछताछ की खबर मिलते ही एनसीपी के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में ईडी के दफ्तर के बाहर इकट्ठा हो गए। मैं इस वक्त ईडी दफ्तर के बाहर हूं और यहां पर आप देखेंगे कि बड़े पैमाने पर राष्ट्रवादी कांग्रेस के कार्यकर्ता यहां पर मौजूद हैं, जो यहां नारेबाजी कर रहे थे। सुबह से बीजेपी मुर्दाबाद, नवाब मलिक जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे और वहां देखेंगे कि बड़े पैमाने पर जो है कुछ लोग यहां धरना देने के लिए भी मौजूद हैं, यहां पर धरना दे रहे हैं। जहाँ जहाँ देश में अपोजिशन पार्टी है, वहाँ ईडी हो, सीबीआई हो, जो कोई गवर्नमेंट मशीनरी है, उनका यूज करके अपोजिशन पार्टी को तकलीफ देना, ये बीजेपी की पॉलिसी है। महाराष्ट्र दिल्ली के आगे झुकेगा नहीं, इतना वो ध्यान में रखे। उधर गिरफ्तारी के बाद नवाब मलिक को सेशंस कोर्ट ले जाया गया, जहां लंबी जिरह चली। ईडी की तरफ से एएसजी अनिल सिंह और नवाब मलिक की तरफ से उनके वकील अमित देसाई ने अपना अपना पक्ष रखा। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने कहा, दाऊद गैंग के एक सदस्य ने 200 करोड़ की संपत्ति नवाब मलिक और उनके परिवार के स्वामित्व वाली कंपनियों को बेची। इसके जवाब में नवाब मलिक के वकील अमित देसाई ने कहा, अपनी रिमांड में ईडी ने एक जगह कहा कि हसीना पार्कर ने नवाब मलिक को संपत्ति बेची, दूसरी जगह कहा मुनीरा ने बेची। ये लोग माहौल बना रहे हैं जिससे मलिक को इस मामले में घसीटा जा सके। जिस जमीन को लेकर ये सारा विवाद है, वो मुंबई के कुर्ला इलाके में है। मैं इस वक्त मुंबई के कुर्ला इलाके में हूँ और कुर्ला इलाके में यही वो जगह है, कंपाउंड है, जो कि नवाब मलिक की जमीन है। दरअसल इसे गोवा वाला कंपाउंड के नाम से जाना जाता है। एक वक्त में यहाँ पर मलिक परिवार किराएदार था, यहाँ पर उनके किराए का घर या दुकानें थी, लेकिन साल 2005 में ये जो पूरा एक कंपाउंड देख रहे हैं, इसे नवाब मलिक ने, उनके बेटे नवाब मलिक ने इस संपत्ति को खरीद लिया, यानी कि अब वो सिर्फ किराएदार नहीं रहे बल्कि यहाँ के मालिक बन गए। इसी संदर्भ में देवेंद्र फडणवीस ने आरोप लगाया था कि ये जो जमीन है, ये जमीन नवाब मलिक ने 1992 बम धमाकों के एक आरोपी से खरीदा और इसमें कहीं न कहीं डी ग्रुप का इन्वॉल्वमेंट है। पहला आरोप ये लगाया। दूसरा आरोप ये लगाया कि ये जो जमीन मुंबई के कुर्ला इलाके में है, बहुत ही प्राइम लोकेशन पर है, इस जमीन को बेहद ही सस्ती कीमत पर खरीदा गया और इस खरीद फरोख्त के दौरान अपने पावर का इस्तेमाल किया गया और कहीं न कहीं अपने संबंधों का इस्तेमाल किया गया। सैकड़ों करोड़ या 1000 करोड़ रुपए की जमीन
किस प्रकार से अंडरवर्ल्ड के माध्यम से नवाब मलिक इन्होंने खरीदी, इसका सारा कच्चा चिट्ठा सामने आया है। इसी संपत्ति को लेकर नवाब मलिक पर अंडरवर्ल्ड से रिश्तों के आरोप लग रहे हैं। आरोप है कि नवाब मलिक ने 1993 ब्लास्ट के आरोपियों से जमीन खरीदी। 200 करोड़ की संपत्ति सिर्फ 30 लाख में खरीदी गई। खरीदी गई संपत्ति का कनेक्शन दाऊद की बहन हसीना पाकर से है। ईडी ने यह भी बताया कि इसमें 55 लाख रुपए ये सीधे हसीना पारकर को मिले, जो दाऊद की बहन थी और उसका सारा रियल एस्टेट का बिजनेस यहां पर संभाल रही थी। और जहां दिए गए और जिसने दिए, इन सब ने उसके बारे में पुख्ता बयान दिया, जो आज कोर्ट के सामने भी आया है। कुर्ला की संपत्ति को लेकर नवाब मलिक की गिरफ्तारी भले ही आज हुई, लेकिन उनकी घेराबंदी तभी शुरू हो गई थी जब पिछले साल महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। नवाब मलिक, इनके अंडरवर्ल्ड के साथ क्या संबंध है, इसके सबूत मैं दूंगा। किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं कि नवाब मलिक किसी अंडरवर्ल्ड से जुड़ा हुआ है, ये कभी उंगली भी उठाकर मेरे तरफ दिखा सके। नवाब मलिक और देवेंद्र फडणवीस के बीच ये जंग तब शुरू हुई जब पिछले साल जनवरी में ड्रग्स केस में समीर खान को गिरफ्तार किया गया। समीर खान नवाब मलिक के दामाद हैं। नवाब मलिक ने इस मामले में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के समीर वानखेड़े पर एक के बाद एक आरोपों की बौछार कर दी। उन्होंने समीर वानखेड़े पर लोगों को फर्जी तरह से फंसाने और उकाही का गंभीर आरोप लगा दिया। कि मैं पहले दिन से कह रहा हूँ वसूली हुई है। मैंने ये भी कहा था कि मालदीव में वसूली हुई है। जब हमने मालदीव में वसूली की बात कही तो वानखेड़े साहब कहने लगे मैं दुबई नहीं गया। नवाब मलिक ने ये भी कहा कि एनसीबी बीजेपी के इशारे पर काम कर रही है। इसके बाद उन्होंने एक तस्वीर के जरिए देवेंद्र फडणवीस की पत्नी पर निशाना साधा। तब देवेंद्र फडणवीस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और एक संपत्ति के कागजों को लहराते हुए नवाब मलिक पर अंडरवर्ल्ड से रिश्तों का आरोप जड़ दिया। जमीन की एक रजिस्ट्री सॉलिडस नाम की कंपनी के साथ इररिवोकेबल पावर ऑफ अटर्नी होल्डर है सलीम पटेल, और दूसरे बिक्री करने वाले कौन है? दूसरे बिक्री करने वाले हैं सरदार शाहवली खान। यानी सलीम पटेल और शाहवली खान ने मिलकर इस जमीन की बिक्री की है। बिक्री किसको की है? सॉलिडस इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड। ये सॉलिडस इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है नवाब मलिक जी के परिवार की। करीब 4 महीने पहले नवाब मलिक पर लगाए गए यही वो आरोप हैं जिन्हें लेकर अब प्रवर्तन निदेशालय ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। आज महाराष्ट्र के कैबिनेट मिनिस्टर नवाब मलिक को फाइनली ईडी ने गिरफ्तार किया। अब इस गिरफ्तारी के बाद उन्होंने इस्तीफा देना चाहिए, यह महाराष्ट्र की परंपरा है। उनको जिस तरह से ईडी के लोग घर में जाकर लेकर गए हैं, ये महाराष्ट्र सरकार के लिए एक चैलेंज है। पुराने कुछ इशू निकालकर सबकी जांच हो रही है, सबकी जांच हो रही है। 2024 के बाद आपकी भी जांच होगी। हालांकि नवाब मलिक पहले भी भ्रष्टाचार के कुछ मामलों में आरोपों के घेरे में रहे हैं, लेकिन अब डी कंपनी से रिश्ते और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप बेहद गंभीर हैं। लेकिन इन आरोपों की पूरी सच्चाई सामने आनी अभी बाकी है। नवाब मलिक को गिरफ्तार कर ईडी रिमांड में भेज दिया गया है 8 दिन के लिए, 3 मार्च तक। आइए आपको सुनाते हैं इस कार्रवाई पर उनके परिवार की तरफ से क्या प्रतिक्रिया सामने आई है। लगाया भी तो डायरेक्ट क्या लगाया कि टेररिस्ट को फंडिंग का लगाया, तो हम उसका भी जवाब देंगे। लीगल लड़ाई है, बैटल अपनी तरीके से लड़ेंगे, मीडिया की लड़ाई अलग तरीके से लड़ेंगे। लेकिन ये जो लड़ाई आज इन्होंने शुरू की है, ये पॉलिटिकल लड़ाई है। अब ये पॉलिटिकल लड़ाई है, मुझे तो सिर्फ एक ही चीज़, हम मेरी और भी मतलब मेरे भाई बहन, मेरी बुआ, चाचा, काका सब अंदर मौजूद थे। उन्होंने एक ही चीज़ बोला डैडी ने कि बेटा आप पॉलिटिकल लड़ाई छिड़ गई है, इसको पूरी पॉलिटिक तरीके से लड़ेंगे। और मेरे पास जो भी है और जो भी अभी तक हम चुप बैठ के मुंह बंद करके बैठे थे, मैं तो लूंगा और मैं ये कोशिश करूंगा कि पूरी सरकार मिलके उसके ऊपर स्टैंड ले। आज हम बात कर रहे हैं यूक्रेन विवाद के बीच भारत की मुश्किल की, जो चीन के खिलाफ रणनीतिक, कूटनीतिक
और सामरिक नीतियों को एक नया आकार दे सकती है। दरअसल भारत के सामने सवाल यही है कि क्या रूस का सहयोग लेना अब पहले से ज्यादा मुश्किल हो जाएगा? क्या चीन के खिलाफ हमें रूसी हथियारों का भरोसा अब छोड़ना होगा? आखिर यूक्रेन विवाद से किस तरह चीन और पाकिस्तान के हौसले भारत के खिलाफ बढ़ गए हैं और आखिर क्या हो सकता है इसका उपाय, मतलब इसका इलाज? तो देखिए जरा, वॉर मॉन्गरिंग से अलग हटकर भारत की वाजिब चिंता को सामने रखते हुए समाधान को तलाशती हुई यह खास रिपोर्ट घंटी बजाओ स्पेशल। क्या है भारत का यूक्रेन विवाद से रिश्ता? सिर्फ ये कुछ बच्चे जो एयर इंडिया के खास विमान से वतन लौटने को मजबूर हुए। यूक्रेन और रशिया के बीच चल रहे तनाव के बीच जो भारतीय वहां फंसे हैं, खास करके स्टूडेंट्स, वो आज एयर इंडिया की फ्लाइट से वापस आ रहे हैं। आने वाला टाइम में हो सकता है कि कंडीशन ज़्यादा क्रिटिकल हो जाए और बच्चे अगर वहाँ फंस गए तो शायद वापस आना मुश्किल हो जाए। बहुत खुश हैं, हमारा बच्चा हमारे पास आ रहा है। जो टेंशन चल रही है रूस और यूक्रेन के अंदर, उसके अंदर मेरे ख्याल सारे बच्चे अफेक्टेड हो रहे हैं। क्या है यूक्रेन की वजह से अमेरिका रूस तनातनी से भारत का वास्ता? सिर्फ शेयर बाजार में गिरावट का शुरू हुआ नया सिलसिला। क्या होना चाहिए इस वक्त इस विवाद को लेकर भारत का कूटनीतिक रुख? सिर्फ ये कह भर देना कि भारत इस मुद्दे का शांतिपूर्ण समाधान देखना चाहता है। यूक्रेन के वजूद से पैदा हुआ ये संकट विश्व की दो महाशक्तियों के बीच जरूर है, लेकिन इसका असर भारत समेत दुनिया के करीब करीब सारे देशों पर होना तय है। भारत के लिए खास तौर पर यूक्रेन विवाद कोरोना संकट के बाद एक महासंकट बनकर आया है, क्योंकि कोरोना एक बीमारी थी जिसका इलाज हुआ, बचाव हुआ, पैसे खर्च हुए, काम रुके, जिंदगियां गई। लेकिन उन सब से आगे निकलने का रास्ता दिखता रहा और भारत ही नहीं, पूरा विश्व उससे बाहर निकला भी। लेकिन यूक्रेन के साथ पैदा हुए इस संकट में न सिर्फ दो विश्व शक्तियों की साख दांव पर लगी है, बल्कि ये पूरा मामला खतरनाक तरीके से कब आर पार की लड़ाई में तब्दील हो जाए कोई कह नहीं सकता। तोपों की टंकार होगी, बिजलियां कड़केंगी, हथियारों की बौछार होगी, कहीं आतिशबाजियां, तो कहीं मातम होगा, चीख पुकार होगी। बात यूक्रेन से शुरू हुई है। अब दुनिया के अलग अलग देशों के बीच पुराने विवाद अपनी अपनी शर्तों पर सुलझाने की ऐसी होड़ लगने लगी है जो पूरी दुनिया को बेहद खतरनाक दौर में झोंक सकती है। ये दुनिया के लिए अच्छे संकेत नहीं है, ये एनार्की की तरफ एक इशारा है और इस सब से हमको सचेत हो जाना चाहिए और हम सबको मिलकर ऐसी आगे परिस्थितियां ना पैदा हो, सारे मुल्कों को बैठकर मंथन करके एक नई व्यवस्था या जो अभी व्यवस्थाएं हैं उनको और मजबूत करने का प्रयास करना चाहिए। इस वक्त इन अंदेशों के बीच भारत की चिंता बहुत ज्यादा है, क्योंकि भारत भौगोलिक और सामाजिक तौर पर दो ऐसे देशों से घिरा हुआ है जिनकी फितरत में ही धोखा है और मौका परस्ती है।
अशांति के माहौल में इन देशों की कारस्तानियां बढ़ने की बेहद बुरी आशंकाएं हैं। भारत के एक तरफ चीन है और दूसरी तरफ उसका नया सगा बना पाकिस्तान। आखिर क्या हो सकती है विश्व की तेजी से बदलते कूटनीतिक और सामरिक समीकरणों के बीच भारत की रणनीतिक समझदारी? भारत को चीन की तरफ से सामरिक चुनौती है तो पाकिस्तान की तरफ से भी आतंकवादी हमले का माहौल। ऐसे में भारत अपने ज्यादातर हथियार रूस से खरीदता है, जिसको लेकर अमेरिका पहले भी अपनी नाराजगी जता चुका है। हालांकि अभी तक अमेरिका ने रूस से हथियार खरीदने को लेकर भारत पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाए हैं, क्योंकि वो जानता है कि चीन के खिलाफ हमारी मजबूती कहीं न कहीं अमेरिका के लिए भी जरूरी है। मगर सवाल तो यही है कि नए माहौल में अमेरिका ने रूस पर जो नए प्रतिबंध लगाए हैं, क्या उसका असर भारत की रूस से होने वाली सामरिक सप्लाई पर नहीं पड़ेगा? थोड़ी समस्या अवश्य आ सकती है, लेकिन भारत और रूस के संबंध और अमेरिका के संबंध दोनों अपनी अपनी जगह पर काफ़ी अच्छे हैं और इसलिए मैं समझता हूं कि भारत इस सिचुएशन में अपनी सुरक्षा व्यवस्था को संभालने में कामयाब होगा। देखिए, चीन ने जिस तरीके से गलवान में घोषित सीमा से आगे बढ़कर हमें चौंका दिया और फिर भारत के हिस्से में वो घुस आया, उसे रोकने के लिए हमारी सेना को अपने एक खूनी संघर्ष में 20 जवान खोने पड़े। चीन के 40 जवानों को मारना पड़ा। वो नौबत नहीं आती अगर हमारे पास पहले से ही रूस का बना एंटी मिसाइल सिस्टम S-400 होता, क्योंकि चीन ने सीमा पार करने की कारस्तानी ही तभी की जब उसने पहले से अपने S-400 सिस्टम लद्दाख के आसपास तैनात कर लिए थे। ये जो मिसाइल सिस्टम है वो किसी भी तरह मिसाइल हमले या फिर फाइटर जेट्स को 3 मिनट के भीतर नेस्तनाबूद कर सकता है। मतलब दुश्मन किसी भी हालत में सीमा पार करके, क्या सीमा के 400 किलोमीटर भीतर रहकर भी किसी देश पर हमला नहीं कर सकता। ऐसे में भारत के लिए S-400 चीन के खिलाफ एक बहुत बड़ा हथियार है। पिछले साल 15 नवंबर से ही एक मिसाइल डिफेंस सिस्टम की पहली खेप आनी शुरू हुई है। भारत ने इसे लद्दाख के मद्देनजर तैनात भी कर दिया है। इसकी दूसरी खेप इसी साल जून में आने वाली है और बाकी की खेप उसके बाद। अब यूक्रेन विवाद के बाद अमेरिका ने जिस तरह नए प्रतिबंध रूस पर लगाए हैं, उसके दायरे में भारत जैसे देश भी आएंगे जो रूस के साथ किसी भी तरह का सामरिक रिश्ता रखेंगे या हथियारों की खरीद फरोख्त करेंगे। ऐसे में पहले ये जान लेते हैं कि आखिर में S-400 हमारे लिए कितना जरूरी है। अमेरिका ने रूस के ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाने की धमकी दे दी है और ऐसे में भारत के S-400 के आयात में रोड़े भी अटक सकते हैं। तो क्या ऐसा होगा? मेरा ऐसा मानना है कि शायद ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जितनी ज़रूरत भारत को अमेरिका की है उससे ज़्यादा ज़रूरत अमेरिका को भारत की है और भारत के हित के अंदर S-400 है। तो किसी भी हालत में अमेरिका इस हित को डैमेज नहीं करेगा और इसमें रोड़े नहीं अटकाएगा। भारत की सीमा पर चीन खड़ा है और चीन ने हाल ही में रूस के साथ जो समझौता किया है उसका नाम ही बाउंडलेस, यानी दोनों देशों के संबंधों की कोई सीमा नहीं। ऐसे में चीन रूस के लिए एक ऐसा साथी है जो उसे भारत से ज्यादा बहुत कुछ दे भी सकता है और बहुत सारे काम आ भी सकता है। यहाँ भारत की एक सीमा है। भारत चीन के मामले में रूस पर भरोसा भी नहीं कर सकता और इसी वजह से अमेरिका का साथ छोड़ भी नहीं सकता। ऐसे में सवाल यही है कि यूक्रेन विवाद के बाद बदली वैश्विक कूटनीति में भारत का रुख क्या होना चाहिए? भारत की खुद की अपनी जो सुरक्षा समस्याएं हैं वो काफ़ी हैं, ख़ासतौर से चीन और पाकिस्तान की तरफ से चैलेंजेस हमारे काफ़ी हैं। तो भारत ने काफ़ी जो सामान असला जो लेते हैं हम 60-70% वो रूस से लेते हैं। तो वो अगर मान लीजिए अमेरिका जिस तरह की सैंक्शंस बढ़ा रहा है, ऑलरेडी काटसा वगैरह हैं, तो आप सोचेंगे उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा। देखिए फ़र्क पड़ सकता है, ऐसा नहीं है कि फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन चूंकि जो S-400 है वो ऑलरेडी उसके 2 इंस्टॉलमेंट आई गए हैं
और बाकी भी आ जाएंगे। उसके अलावा भारत ने रूस के साथ अपनी अलग पेमेंट मैकेनिज्म्स रूपी रूबल के बीच में तैनात करी है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।